सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार बच्चों, आज एक बार फिर आप लोगों का कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज हम कुछ मुख्य परीक्षा से संबंधित जो बिंदु हैं उन पर चर्चाएं करेंगे। हम आपको आज बताना चाहेंगे कि ई लर्निंग प्लेटफार्म के अंतर्गत कैप्टन बत्रा क्लासेस ने अपने ई प्रोग्राम जो शुरू किए हुए हैं उसमें आप जुड़ करके आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर इसको देखा जाए तो कंपैरिजन करिए, जो हमारे वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं आप उनको पढ़िए, उनको देखिए। उसके बाद आप अन्य जो वीडियोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं आप उनसे कंपैरिजन करें। कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में जो फैकल्टीज़ हैं वो पिछले 15 से 20 सालों से इसी फील्ड में बच्चों को पढ़ा रही हैं। अगर आप जो है आपके जो सीनियर्स होंगे या आप अगर आपके परिवार के लोग, रिलेशन के लोग अगर डिफेंस में गए होंगे, अगर वो इलाहाबाद आए होंगे तो ज़रूर कैप्टन बत्रा क्लासेस विजिट किए होंगे और कैप्टन बत्रा क्लासेस से जुड़े भी होंगे। बहुत सारे जो है हमने बच्चों को सिलेक्शन कराया है, आज देश सेवा कर रहे हैं। एनडीए में, सीडीएस में, सीपीएफ में, एयरफोर्स, नेवी की जो वैकेंसी, इसमें हज़ारों की संख्या में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज देश सेवा कर रहे हैं। अगर आपके भीतर भी देश सेवा का जज्बा है, देश सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़िए और निश्चित तौर पे आपका जो सपना होगा वो हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा, हमारे द्वारा पूरा किया जाएगा। ये हमारा वादा है। हम आपसे बार बार ये कहना चाहेंगे कि आप दूसरे लोगों से भी जुड़िए और जुड़ करके उनसे कंपैरिजन करिए। कंपैरिजन करने के बाद फिर डिसाइड करिए कि आपको किस प्लेटफॉर्म के साथ, किस ई लर्निंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना है। तो आइए आज इसी कड़ी में हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जो 1857 के विद्रोह पर निर्धारित है। हम आपको बताएं कि 1857 का जो विद्रोह था उसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, यही मुख्य फोकस होगा। और इसके साथ ही 1857 का जो विद्रोह हुआ यह 1857 में ही क्यों हुआ, ये दूसरा प्रश्न उठता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो विद्रोह था वह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध था। अब भारत में ब्रिटिश सत्ता की जो स्थापना हुई वो 1757 में प्लासी युद्ध के बाद ही हो गई थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि 1757 से 1857 के बीच जो 100 साल बीते, इन 100 सालों के बाद ही 1857 में ही ये विद्रोह क्यों हुआ। तो अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो इसके तमाम कारण निकल करके आएंगे। इस पर बहुत शोध हो रहे हैं, इतिहासकारों के द्वारा इसमें बहुत रिसर्च हुआ और उन शोधों और रिसर्चों के बाद जो बातें निकल करके आई है उसमें कुछ प्रमुख कारण माने जाते हैं। तो उस कारण को हम पहले लिखते हैं कि 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो कौन सा था। जो पहला कारण माना जाता है वो था राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण, पॉलिटिकल काज। जो दूसरा काज था वो था आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल काज। जो तीसरा कारण था वो था सामाजिक एवं धार्मिक कारण। और जो चौथा कारण था वो था तत्कालिक कारण, इमीडिएट काज। इस तरीके से इतिहासकारों के द्वारा इसे 4 स्वरूप में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके पीछे ये 4 कारण हो सकते हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं तत्कालिक।
सामाजिक एवं धार्मिक तथा तत्कालिक, ये 4 कारण हो सकते हैं। अब इन कारणों का हम विश्लेषण करेंगे। इन कारणों का विश्लेषण करने के पहले हम 1857 से 100 साल पीछे चलेंगे। हम आपको बताएं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। ये दोनों युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थे। हालांकि जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था उसे युद्ध की संज्ञा नहीं दी जाती। इसे कहा जाता है कि यह एक षड्यंत्र था जहां पर बंगाल की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए वहां के जो नवाब के विरुद्ध जो पदाधिकारी थे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल करके, उसमें मीर जाफ़र का नाम आता है। जो मीर जाफ़र था वो बंगाल में नवाब का पद प्राप्त करना चाहता था। उसने अंग्रेज़ों के साथ मिल करके जो तत्कालीन नवाब था सिराजुद्दौला, उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके उसने जो है बंगाल की राजगद्दी को प्राप्त किया। इस तरीके से षड्यंत्र करके उसने जो है 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों की मदद से बंगाल की राजगद्दी को प्राप्त किया। लेकिन 1764 का जो बक्सर का युद्ध है, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, यह युद्ध अंग्रेज़ों की सैनिक क्षमता को दर्शाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस युद्ध में अपनी सैनिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सैन्य बल के आधार पर, अपने सैनिक मतलब जो है बल के आधार पर, स्ट्रेटजी के आधार पर उन्होंने 1764 में बंगाल के जो तत्कालीन नवाब मीर कासिम था उसे पराजित किया और उसे पराजित करके पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद वहाँ पर इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये इलाहाबाद की संधि जो थी यह भी भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। तो आइए देखते हैं कि इलाहाबाद की जो संधि हुई, इलाहाबाद की संधि ये 1765 में हुई थी। यहाँ पर 2 संधियाँ हुई। एक संधि हुई, जो पहली संधि थी वह मुगल बादशाह शाह आलम दूती और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। और दूसरी संधि जो हुई थी वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। ये दोनों संधियां 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद ही अंग्रेज़ों को बंगाल में दीवानी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूल करने का अधिकार। राजस्व वसूल करने का अधिकार अंग्रेज़ों को बंगाल में मिला। जब अंग्रेज़ों को बंगाल में राजस्व वसूल करने का अधिकार मिला तो अंग्रेज़ों ने बंगाल का व्यापक पैमाने पर आर्थिक शोषण करना शुरू किया और वहाँ के जो नवाब थे, नवाब को पूरी तरह से निशक्त कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। नवाब जो है कंपनी के अधीन जो उसके पदाधिकारी थे, जो कंपनी के जो अंग्रेज पदाधिकारी थे, उनके मातहत हो करके उनके अनुसार मजबूर होकर के उसने काम करना शुरू किया। तो जो राजनीतिक कारण था, जैसे कि 1857 के विद्रोह का जो पहला कारण मैंने लिखा हुआ है राजनीतिक कारण, तो 1765 से यह प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई थी, 1765 के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ और यहीं से अंग्रेज़ों ने भारत में अपने क्षेत्र विस्तार की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत के अधिकांश क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आते चले गए। जिन क्षेत्रों को कंपनी ने अपने अधीन किया, वहाँ के शासकों को कंपनी ने बेदखल किया, उनकी संपत्ति को छीन लिया, उन्हें अपमानित किया। इस प्रकार ये जो घटनाक्रम हुए सब जनता के सामने हुए, जनता की आंखों के सामने हुए, क्योंकि जनता का जो इमोशनल जो अटैचमेंट होता है अपने शासक के
की ओर होता है। जब लोगों की आंखों के सामने उनके राजाओं को, उनके नवाबों को अपमानित किया गया तो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक आक्रोश की भावना पनपी, और जब मौका मिला तो अंग्रेज़ों ने, तो भारतीयों ने यूनाइट होकर, संगठित होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया, और यह मौका 1857 में हुआ। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1757 में जिस प्रक्रिया की शुरुआत हुई उसकी जो चरम परिणति थी वह 1857 में विद्रोह के रूप में आई। तो जो एक कारण बताए जाते हैं कि 1857 में विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि विद्रोह की जो प्रक्रिया है ये मतलब एक संगठनात्मक या लोगों के मन के भीतर जो एक आक्रोश की भावना होती है, जब वह मैच्योर होती है तभी जाकर के विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न करती है। क्योंकि जो 18वीं सदी का भारत था, उस समय का जो भारत था वह बौद्धिक रूप में इतना निःशक्त, इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसकी सोचने समझने की क्षमता ही एकदम ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन 19वीं सदी में जब बौद्धिक जागरण की प्रक्रिया शुरू हुई, पुनर्जागरण की प्रक्रिया शुरू हुई, लोगों को जब अपने पुराने इतिहास में संस्कृति की याद आई तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का आभास होने लगा कि उनका व्यापक पैमाने पर शोषण हो रहा है, और इस शोषणवादी व्यवस्था के विरोध में उनके मन में जो आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई, और उसी भावना का परिणाम था कि 1857 में विद्रोह हो गया। जो दूसरा प्रमुख कारण था वह आर्थिक कारण था। चूँकि जो अंग्रेज थे वह व्यापारी थे, भारत में आर्थिक लाभ कमाने के लिए आए थे। जब उन्हें भारत के कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए तो उन क्षेत्रों का अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण करना शुरू किया, और आर्थिक शोषण में उस हद तक गए कि उनकी आर्थिकवादी नीतियों के कारण लोग जो है शोषित हुए, भूखमरी की कगार पर पहुँच गए। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की जो शोषणवादी नीति थी, उस शोषणवादी नीति से ऊब कर लोगों के मन में कहीं न कहीं आक्रोश की भावनाएं उत्पन्न हुई, विद्रोहात्मक भावनाएं पनपी, और 1857 तक आते आते यह भावनाएं इतनी प्रबल हो गई कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में विद्रोह कर दिया। तो यह एक आर्थिक कारण के रूप में इस तरीके से माना जाता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने जो विद्रोह किया वह उनकी गलत आर्थिक नीतियाँ थी, शोषणवादी आर्थिक नीतियाँ थी, जिसकी वजह से भारतीयों को मजबूर होना पड़ा। और सांस्कृतिक और धार्मिक कारण के रूप में देखा जाए तो 17वीं और 18वीं सदी का जो भारत था वह रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ा हुआ था। भारत में तमाम ऐसी जो है सामाजिक बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा, विधवाओं का विवाह न होना, कम उम्र में लड़कियों का विवाह, तमाम ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं थी जिसे समाज ने धार्मिक मान्यता दे दी थी। अब चूंकि अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने इन कुरीतियों को, इन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया। इसके संदर्भ में उन्होंने कानून बनाए। जब अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब भारत की रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध कानून बनाए गए तो लोगों को लगा कि ये उनकी परंपराओं को तोड़ने का या उनके धर्म में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो लोगों की भावनाएं कहीं न कहीं आहत हुई, और उस आहत भावना से ओतप्रोत होकर के, आक्रोशित होकर के लोगों के मन में जो नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए, उस नकारात्मक भाव का परिणाम था कि 1857 तक आते आते भारतीयों ने सैनिकों के साथ मिलकर 1857 का विद्रोह कर दिया। और जो धार्मिक कारण है, धार्मिक कारण के रूप में देखा जाए तो अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में क्रिश्चियन जो मिशनरियाँ थी उन्होंने भारत में क्रिश्चियनिटी का, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। भारत में बहुदेववाद प्रचलन में था, जितने लोग उतने देवता थे। तो वे लोग भारत में आकर के भारतीय देवी देवताओं का अपमान करते थे। तो कहीं न कहीं जब भारतीय देवी देवताओं का अपमान होता था, जो क्रिश्चियन जो अंग्रेज पदाधिकारी थे भारत के मंदिरों और मस्जिदों में जूते पहन करके चले जाते थे, तो इससे लोगों की भावनाएं आहत होती थी। अब जब आहत भावनाएं आक्रोशित हुई और मौका मिला तो उन्होंने जो है अंग्रेजों के भी विद्रोह कर दिया। यह एक धार्मिक कारण के रूप में माना जाता है। दूसरे जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी सेना में भारतीय जो हिंदू और मुसलमान थे वहाँ पे सेवाएं करते थे, नौकरियां करते थे। तो उस दौरान भी उनके साथ काफ़ी जो है भेदभाव, धार्मिक भेदभाव किया जाता था, उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था, समय समय पर उन्हें अपमानित किया जाता था। इस कारण लोगों की भावनाएं आहत होती थी, और जब लोगों को मौका मिला तो उन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और एक जो तत्कालिक कारण है, जो इमीडिएट काज है,
आप ये कह सकते हैं कि 1757 से 1857 के बीच जो 100 सालों का जो समय था, इन 100 सालों में अंग्रेज़ों की जो नीतियां थी, चाहे वो राजनीतिक रही हो, चाहे धार्मिक रही हो, चाहे सामाजिक रही हो, चाहे आर्थिक रही हो, उन नीतियों के कारण लोग मतलब जो है बारूद का एक ऐसा ढेर तैयार हुआ भावनात्मक रूप में कि उसमें सिर्फ एक चिंगारी देने की ज़रूरत थी। और 1857 में जो तत्कालीन कारण था वो चर्बी वाले कारतूस थे, और उन चर्बी वाले कारतूस ने उसमें जो है चिंगारी फेंकने का कार्य किया। और जैसे ही ये चिंगारी फैली, वो जो विद्रोह की जो भावनाएं थी वह अचानक भड़क उठी और एक महाविप्लव प्रारंभ हुआ, जिसे 1857 का विद्रोह कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो चर्बी वाले कारतूस थे इनकी भूमिका किस प्रकार की थी। सेना में पहले बेस फील्ड राइफलें प्रयोग में लाई जाती थी। बेस फील्ड राइफलें जो आकार में बड़ी होती थी, इनको चलाना भी काफ़ी कठिन होता था। जब 19वीं सदी में तकनीकी विकास हुआ, तकनीकी विकास के कारण जब एडवांस इन फील्ड राइफलों का आविष्कार हुआ, बेस फील्ड के स्थान पर अब एडवांस इन फील्ड राइफलें आविष्कृत हुई, तो इन राइफलों को सेना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। चूँकि ये नई राइफलें थी, इनको चलाना ये एडवांस थी, इनको चलाना काफ़ी आसान होता था। अब इनको सैनिकों को दिया जाना था। ऐसी स्थिति में इसके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। जितनी भी सैनिक छावनियाँ थी, उन सैनिक छावनियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रशिक्षण के दौरान यह अफवाह फैली कि जो कारतूस इन राइफलों में प्रयोग की जा रही है, उन कारतूसों को प्रयोग करने के पहले दांत से तोड़ना पड़ता था। दांत से तोड़ करके फिर उसको फिल करना पड़ता था। तो एक अफवाह फैली कि ये जो राइफलें हैं, राइफलों में प्रयोग की जा रही जो कारतूसें हैं, कारतूसों के ऊपर जो सुअर और गाय की चर्बी से मिश्र उसमें ग्रीस लगा हुआ है। तो चूँकि सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक कार्य करते थे, तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, सुअर मुस्लिमों के लिए अपवित्र। ऐसी स्थिति में हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। जब इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, तो सैन्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण कई सैनिकों को दंडित किया गया, कुछ सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ऐसी स्थिति में यह संदेश गया कि ये जो अंग्रेज हैं वे भारतीयों का धर्म नष्ट करना चाहते हैं। आगे चल करके बंगाल की बैरकपुर छावनी में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वहाँ पर भी एक ब्राह्मण सिपाही मंगल पांडे ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। उसका भी कहना था कि इस कारतूसों का प्रयोग करने से हमारा धर्म नष्ट होगा, हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन उसके मना करने के बावजूद सेना के अधिकारियों के द्वारा उस पर बल प्रयोग किया गया, उसे फोर्स किया गया। प्रशिक्षण के दौरान आवेश में आकर मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी। यह घटना 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी। अब मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने के बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी दिए जाने के बाद सैनिकों में यह संदेश गया कि ये जो अंग्रेज हैं
वे उनका धर्म नष्ट करके ही रहेंगे। अगर धर्म को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो हमें इनके विरुद्ध एक संगठित लड़ाई लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर सैनिकों ने निर्णय लिया कि हम सब संगठित होकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूकेंगे और इनको भारत से भगाएंगे। रणनीति तैयार हुई। रणनीति तैयार होने के बाद 31 मई 1857 की तिथि निश्चित की गई। 31 मई 1857 की जो तिथि थी वह विद्रोह के लिए निर्धारित की गई। सैनिकों के द्वारा पूरी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। सभी सैनिक अब सभी सैन्य छावनियों में इस संदेश को पहुंचाने लगे कि सारे के सारे सैनिक छावनियों के सभी सैनिक संगठित होकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करेंगे और अंग्रेज़ों की सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। चूँकि उस समय सैनिकों की संख्या सबसे ज़्यादा भारतीयों की थी। भारतीय जो सैनिक थे उसमें जो अनुपात था वह 1:40 का हुआ करता था। मतलब एक अंग्रेज अधिकारी के अंडर में 40 भारतीय सैनिक हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में मेजॉरिटी में भारतीय सैनिक ही थे। चूँकि वो नियम कानून से बंधे हुए थे, इसलिए अंग्रेज़ों के कहना अनुसार उन्हें चलना पड़ता था। लेकिन जब उनके मन में भावना आ गई कि अब हमें अंग्रेज़ों की बातों को नहीं मानना है, क्योंकि अगर उनकी बात को मान के चलेंगे तो वे हमारी धर्म, हमारी संस्कृति को नष्ट कर देंगे, ये भावना लोगों के, सैनिकों के मन में जागृत हुई। अब उन्होंने सैनिकों ने जो है यह निर्णय लिया कि अब वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। इसके लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई। सारे सैनिक उत्साह में थे। सभी सैन्य छावनियों में संदेश को बड़ी तीव्रता के साथ पहुंचाया गया। अंग्रेज़ों को इसकी कानों कान तक खबर नहीं लगी। सैनिकों ने लाल चपाती और कमल का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेज़ों को इस बात का पता ही न चले। इस कार्यक्रम से जो भारतीय सैनिक थे वो बहुत उत्साहित थे। उत्साह इतना बढ़ गया सैनिकों का कि वे 31 मई का इंतजार नहीं कर पाए। 11 मई 1857 को सैनिकों ने 11 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ सैन्य छावनी में विद्रोह कर दिया। यहाँ पर सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, छावनी को भंग कर दिया गया और वहाँ पर जितना भी गोला बारूद हथियार था सब भारतीय सैनिकों ने लूट लिया। सभी सैनिक सशस्त्र हो गए। सशस्त्र सैनिक अब मेरठ से दिल्ली की ओर रवाना हुए। रात भर की यात्रा करने के बाद सभी सैनिक दिल्ली पहुंच गए। सूर्योदय के पूर्व दिल्ली पहुंच गए। अभी सूरज की लालिमा छाई हुई थी, सूर्योदय नहीं हो पाया था। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे थे। सैनिकों ने लाल किले को घेर लिया। लाल किले को घेरने के बाद वहाँ पर भी जो अंग्रेज किले के संरक्षक अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी गई। लाल किले पर कब्जा कर लिया गया। भारतीय सैनिकों का लाल किले पर कब्जा हो गया। जो मुग़ल बादशाह जो 1803 से ही अंग्रेज़ों ने पूरा लाल किले पर कब्जा करके मुग़ल बादशाह को लाल किले से निष्कासित कर दिया था, जो शरणार्थी के रूप में कुतुब मीनार में रह रहा था, सैनिकों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को लाल किले में स्थापित किया और उन्हें विद्रोह को कमान सौंपी। बहादुर शाह इस समय एकदम हतप्रभ थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारतीय सैनिक विद्रोह कर सकते थे। लेकिन अंतोगत्वा उन्हें सैनिकों का साथ देना पड़ा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे सैनिकों का अगर साथ नहीं देंगे सैनिक उनकी हत्या भी कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली में उन्होंने विद्रोह की कमान को संभाला और 3 दिन के भीतर पूरी दिल्ली पर सैनिकों का कब्जा हो गया। यह संदेश पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गया। जैसे ही यह मैसेज पूरे उत्तर भारत में फैला, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने वाले जो लोग थे, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रही हों, चाहे अवध के नवाब जो बिरजिस कादर थे उनकी माँ थी, बिहार में कुंवर सिंह थे, कानपुर में नाना साहब थे, ग्वालियर में तात्या टोपे थे, तमाम लोग जो अंग्रेज़ों के सताए हुए थे, चाहे वो जमींदार रहे हों, चाहे वे नवाब रहे हों, चाहे अपदस्थ शासक रहे हों, लोगों को यह विश्वास हो गया कि अब अंग्रेज़ों को भारत से भगाया जा सकता है। इसलिए अंग्रेज़ों द्वारा प्रताड़ित जो लोग थे उन लोगों ने
संगठित होकर सैनिकों के साथ विद्रोह में कूद पड़े और यह विद्रोह लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल गया। लेकिन यह विद्रोह दक्षिण भारत तक नहीं पहुंच पाया। वजह यह थी क्योंकि विद्रोह की जो रणनीति बनाई गई, उस रणनीति के तहत 31 मई तक यह संदेश पूरे भारत के सभी सैन्य छावनियों में पहुंचाया जाना था, लेकिन यह नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जहां तक विद्रोह गया, वहां पर सम्मिलित होने वाले लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ी शिद्दत के साथ मोर्चा लिया, लड़ाई लड़ी। वो अलग बात थी कि यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया। 18 महीने तक विद्रोह चलता रहा। 18 महीने के बाद इस विद्रोह पर अंग्रेजों द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेजों के मन में डर जरूर भर दिया। उन्हें इस बात का आभास हो गया कि अब भारत में 1757 से 1857 के बीच जिस तरीके से शासन किया गया शोषणवादी तरीके से, अब उस रणनीति को, उस तरीके को बदलना पड़ेगा। यहाँ आप कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह ने भारत में अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया। भारत में अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया। अलग बात थी कि उन्हें पूर्ण रूप से उखाड़ नहीं फेंका गया। उसके पीछे भी कारण थे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि 1857 की विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे। तो असफलता के कारण के रूप में आपको देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसा कि इतिहासकारों ने जो अपने रिसर्च किए उस पर बताया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि असफलता के कारण 1857 की विद्रोह के असफलता के कारण पहला जो कारण था वह रणनीति की कमी थी। रणनीति की कमी, इसको भी हम डिफाइन करते हैं। दूसरा था नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव। तीसरा कारण था संसाधनों का अभाव। संसाधनों का अभाव। और चौथा कारण था मध्य वर्ग का असहयोग। मध्य वर्ग का असहयोग। और पांचवा कारण था अंग्रेजों के पर्याप्त संसाधन। अंग्रेजों के पर्याप्त संसाधन। कहने का मतलब हुआ कि जो रणनीति कमी थी, रणनीति बनाई गई थी कि 31 मई 1857 के पहले भारत के सभी सैन्य छावनियों में यह संदेश पहुंचा दिया जाएगा कि सभी सैनिक एक साथ विद्रोह करेंगे। लेकिन यह रणनीति पूरी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि 31 मई के पहले 11 मई को विद्रोह कर दिया गया, तो यह रणनीति कमी हो गई। दूसरा था लीडरशिप की कमी। चूँकि जैसे विद्रोह शुरू हुआ, विद्रोह को जिन लोगों ने लीड किया, नेतृत्व किया, किसी कारणवश वे, जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए शहीद हो गई, नाना साहब जो है नेपाल पलायन कर गए, ठीक है। उसी तरीके से बेगम हजरत महल जो अवध में नेतृत्व कर रही थी वो भी अंडरग्राउंड हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो लोग नेतृत्व कर रहे थे उनके हट जाने के बाद, उनका नेतृत्व हट जाने के बाद फिर उनके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नेतृत्व को आगे बढ़ा सके। यह भी एक कमी थी जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह असफल हुआ। फिर थी संसाधनों की कमी। भारतीय सैनिकों के पास या जो लोग विद्रोह में कूदे थे उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था। सैनिकों के पास सैन्य छावनियों में लूटा गया जो गोला बारूद हथियार था, उसके अलावा उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। जैसे ही वो संसाधन खत्म हुए, संसाधन विहीन हो गए। यह भी एक बहुत प्रमुख कारण था। उसके बाद था मध्य वर्ग का सहयोग। जो भारत का अंग्रेजी पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था वह अभी भी यह बात मानने को तैयार नहीं था कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के लोग विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए विद्रोह के समय इन लोगों ने भी अंग्रेजों का भरपूर सहयोग दिया और ऐसी स्थिति में 1857 का विद्रोह असफल रहा। और लास्ट में जो एक प्रमुख कारण और था वो ये था कि अंग्रेजों का कुशल नेतृत्व, उनके पास पर्याप्त संसाधन और उनकी कुशल रणनीति,
ये जो कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को 1857 के विद्रोह को दबाने में सफलता मिली और भारतीय सैनिकों के द्वारा जो 1857 का विद्रोह शुरू किया गया वह 18 महीने बाद समाप्त हो गया। तो आज हमने 1857 के विद्रोह पर एक संक्षिप्त परिचय आपको दिया है। इस पर आगे हम इसके पूरे डिटेल में जा करके इसके प्रमुख काजेस के बारे में और डिटेल से आपको बताएंगे, क्योंकि इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन के तमाम प्रकार के पैटर्न हैं, इस पर बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं हम वो भी आपको जो नेक्स्ट वीडियोज में कराएंगे। तब तक के लिए आपको जो है हम बताना चाहेंगे कि आप जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के तमाम जो वीडियोज यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं उनको देखिए, देख करके उनका कंपैरिजन करिए, अन्य संस्थाओं से कंपैरिजन करिए, फिर आप निर्णय लीजिए और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।